सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1134 किलोमीटर यह भारत में बहती है। अब है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियों के अंदर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इन नदियों को शामिल किया जाता है। झेलम नदी का जो उद्गम है कहाँ से माना गया है? कश्मीर में वेरीनाग नामक झरना है, यहाँ से इस नदी का उद्गम माना गया है। कश्मीर के अंदर डल और वूलर झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। इनको पानी की सप्लाई जो है इसी के माध्यम से होती है, इनके माध्यम से होकर के यह गुजरती है। ये इसे कश्मीर की हरी भरी सुखद घाटी के नाम से भी जाना जाता है, झेलम नदी को। इसके उत्तर से में यह एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी? किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी इसमें उत्तर से आकर के मिलती है, जिसे लेकर के पाकिस्तान ने विवाद भी खड़ा कर दिया है और इस बात को यूएनओ में भी उठा दिया है, जो विवाद का कारण बना हुआ है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान ने नीलम नदी कहा है। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि नीलम नदी का संबंध है, तो नीलम नदी का जो संबंध है वो किशनगंगा नदी से है। यहाँ से यह नदी कश्मीर, जम्मू के अंदर बहती हुई आगे जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में झांग जिले में इस पर त्रिमू नामक स्थान के ऊपर बांध भी बनाया गया है। झांग के पास में यह चिनाब से मिल जाती है। दूसरी इसकी जो लंबाई है 400 किलोमीटर है झेलम नदी की। झेलम के बाद में पड़ते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिला है, यहाँ बाड़ालाचला दर्रा भी है। बाड़ालाचला दर्रे से इसका उद्गम माना गया है। चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ आगे जा कर के और ये एक स्थान पर मिलती है जम्मू के अंदर, और उसका नाम है तांडी। तांडी नामक स्थान पर यह नदी जल लेकर के चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में एक हो जाती है मिल कर के, और यहाँ से ये संयुक्त जल लेकर के आगे बढ़ती है। तो पीर पंजाल श्रेणी को पार करके और किश्तवाड़ के अंदर, जम्मू के किश्तवाड़ में गहरा गार्ज बनाती है, लगभग 200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। और फिर इसके बाद में यह अखनूर के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और झांग के निकट यह झांग जिले में झेलम में मिल जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं विकसित की गई है। कौन कौन सी है? बगलीसार, दुलस्ती और सलाल परियोजना। हिमाचल को इसी के द्वारा जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से माना गया है। रावी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थल से यह नदी निकल करके पठानकोट के निकट मैदान में प्रवेश करती है। माधोपुर नामक स्थान पर इस पर अपर बारी दोआब नहर निकाली गई है। फिर इसके बाद में यह नदी आती है और झांग से थोड़ी दूर आगे सियालकोट के निकट यह झेलम और चिनाब में मिल जाती है। झेलम चिनाब की जो संयुक्त धारा है उसमें रावी नदी मिल जाती है।
रावी के बाद में आता है व्यास। ये है व्यास नदी। व्यास नदी का जो उद्गम है कुल्लू की पहाड़ियाँ, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से इसका उद्गम माना गया है, जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकल करके हिमाचल प्रदेश में इस पर पोंग बांध बनाया गया है व्यास नदी पर। यहाँ से यह नदी पंजाब के होशियारपुर ज़िले में प्रवेश करती है और हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। पूरे सिंधु नदी तंत्र में व्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसके बाद में है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है राक्षस ताल से माना गया है। मानसरोवर झील के दक्षिण में है राक्षस ताल। राक्षस ताल से इसका उद्गम माना गया है। अपने उद्गम स्थल से निकल करके यह नदी एक दर्रे से होकर के बहती है, जो कि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। तिब्बत के न्यांगरी सांग जिला है। यहाँ से यह नदी गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसे शिपकिला दर्रे के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी जो सतलज नदी है तिब्बत के अंदर बहुत एक बड़ा कैनियन का निर्माण करती है, जिसकी तुलना यूएसए के ग्रांड कैनियन से की जा सकती है। यहाँ पर नारीखोरसन नामक स्थान है जहाँ पर यह बहुत बड़े गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद में यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाब श्रेणियों को पार करके पंजाब के रूपनगर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। इसके दक्षिण में इसी के ऊपर विश्वविख्यात भांकड़ा बांध भी बनाया गया है। इसी पर आगे जाकर के हरी के नामक स्थान पर यह व्यास नदी से मिल जाती है और F2 की सीमा बनाते हुए फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर और फाजिल्का की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। मिठानकोट के निकट यह रावी का जल लेकर के और मिठानकोट के निकट कराची के पूर्व में बहुत बड़े मिठानकोट के निकट यह सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी कराची के पूर्व में बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये जो सिंधु नदी है इसमें इसकी सहायक नदियों को संस्कृत वर्ड के नाम से भी किन नामों से जाना जाता है उस पर भी अपन देख लेते हैं कि सिंधु नदी को संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है। एक बार अपन देख लेते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ देखिए, झेलम की लंबाई 400 किलोमीटर है। उद्गम स्थल वेरीनाग है, कश्मीर घाटी, और संस्कृत में इसे वितस्ता कहते हैं। चंद्रभागा को अस्कनी और चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा पर 3 परियोजनाएं विकसित है, सलाल, बगलियार और दुलस्ती। फिर आता है रावी नदी। रावी नदी जो है इसे पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर व्यास नदी आते हैं, इसे अर्जिकिया या विपाशा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में है जो है सतलज नदी, शिपकिला दर्रा, राक्षस ताल में के निकट इसका उद्गम माना जाता है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में 1050 किलोमीटर भारत में बहती। संस्कृत में इसे सतुद्री के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। पाकिस्तान ने इसे नीलम नदी कहा है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू व
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ हुआ था, जिसमें यह तय किया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जो जल है वो पाकिस्तान काम मिलेगा और शेष जो 3 नदियां हैं उन पर भारत का अधिकार रहेगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।